Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन एंड स्टैटिक जीके पार्ट एज वेल। आज है 11th ऑफ जून और आज के सेशन में हम बात करेंगे 11th ऑफ जून के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। ओके, तो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच टेनिस प्लेयर वन फ्रेंच ओपन 2026। रिसेंटली फ्रेंच ओपन कंक्लूड हो चुके हैं। आपको बताना है कि कौन से टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने यहाँ पर ये मैच जीता है। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। ठीक है, तो ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल था और इन द फाइनल्स ही डिफीटेड फ्लेवियो कोबुली। तो इन्होंने फाइनल्स में किसको हराया ये भी याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बैक टू बैक कई सारे मैचेस में ये रनर अप साबित हो रहे थे, लाइक यूएस ओपन 2020 में रनर अप थे। ठीक है, फ्रेंच ओपन 2024 जो हुआ था उसमें भी ये रनर अप थे, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 लास्ट ईयर भी ये रनर अप थे। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। इसी के साथ ये फर्स्ट जर्मन बन गए हैं टू विन द फ्रेंच ओपन सिंस हैनर हैंकल इन 1937। Also, he is the first German man to win a Grand Slam title since Boris Becker's Australian Open victory in 1996। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है आपको कि फ्रेंच ओपन 2026 किसने जीता है, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने। एंड यहाँ पर ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जर्मनी को बिलोंग करते हैं। एंड फ्लेवियो कोबोली जिनको इन्होंने फाइनल्स में हराया ये इटली कंट्री के प्लेयर हैं। ठीक है, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ये ऑप्शन, दैट इज अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। ओके, नो यहाँ पर फ्रेंच ओपन की बात करेंगे तो इसको हम रोलैंड गैरोस भी कहते हैं। एंड फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट का आपका ग्रैंड स्लैम होता है, हर साल पेरिस में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस टूर्नामेंट का नाम रोलैंड गैरोस पड़ा था, ये एक फ्रेंच एविएटर के नाम पे रखा गया। एंड क्ले कोर्ट की वजह से मैचेस काफ़ी स्लो और स्टैमिना डिमांडिंग होते हैं। ओके, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ये 4 तरह के आपके ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं। विंबलडन इसमें से सबसे ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है, 1877 में शुरू हुआ था और हर एक ग्रैंड स्लैम इसमें से अलग सरफेस पर खेला जाता है, जैसे कि ग्रास, क्ले और हार्ड कोर्ट। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। According to National Family Health Survey 6, which state or the union territory has recorded the lowest total fertility rate in India? सबसे कम TFR कहाँ से सामने आया है? The correct answer is B option, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 6 फेज के अकॉर्डिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में रिकॉर्ड किया गया इंडिया का लोवेस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट। एंड यहाँ का जो TFR था वो कितना था, सिर्फ 0.9, विच इज़ लेस देन हाफ द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1। ठीक है, याद रखिएगा जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट होता है वो 2.1 है। मतलब क्या है कि हर वुमेन को 2.1 बच्चे बेयर करने होंगे अगर हमें एक नॉर्मल कांस्टेंट पॉपुलेशन चाहिए तो। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाफ से भी कम है इसके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। एंड इट इज़ द ओनली स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया जिसका TFR 1.0 से भी कम था। ठीक है, एंड अगर हम बच्चों का शेयर देखेंगे अंडर 5 ईयर्स तो वो भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ है। लास्ट ईयर के सर्वे में ये वैल्यू थी 5.3%, लेकिन इस साल ये वैल्यू आई है 3.7%। एंड ऐसे लोग जो 60 प्लस होते हैं, यानी जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है, ये भी इंक्रीज हुई है। 11% थी लास्ट सर्वे में और अब ये बढ़कर हो गई है 12.6%। और ये एक एजिंग पॉपुलेशन को दिखाता है, मतलब ऐसे लोग जो 60 प्लस हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुई है। प्री स्कूल अटेंडेंस अगर हम देखें बच्चों में जो 2 to 4 ईयर्स के बीच होते हैं, ये काफ़ी कम हुआ है 88.5% से फाइनली ये 66.2% पर पहुंच गया है। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं ना ये आपके नॉलेज के लिए हैं, बाकी आपको कहीं पर भी ऐसे राइटिंग और मेंस के पेपर्स में ये फैक्ट्स काम आएंगे। बाकी यहाँ पर आपको याद रखना है कि एवरेज हमारा रिप्लेसमेंट लेवल का फर्टिलिटी रेट है 2.1 और ऐसा इकलौता स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहाँ पर 1.0 से भी कम था TFR वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है।
हमने बात करी टोटल फर्टिलिटी रेट की, और ये क्या होता है कि किस चीज़ को मेज़र करता है, बेसिकली ये बताता है कि एक वुमेन पूरे अपने लाइफ टाइम में एवरेज कितने बच्चे जन्म दे सकती है, ठीक है। एंड रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट 2.1 इसलिए रखा गया है ताकि जो आपकी पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट रह सके। इंडिया का एवरेज TFR 1.9 हो चुका है, और काफ़ी ज़्यादा ये चिंताजनक बात है, क्योंकि ये पॉपुलेशन ग्रोथ को कहीं ना कहीं इफेक्टेड करेगा, ठीक है। टॉकिंग अबाउट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो ये इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी है जो बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। एंड यहाँ पर आपको ज़्यादातर लैंग्वेजेस कौन सी मिलेंगी? हिंदी, निकोबारीज एंड बंगाली। यहाँ के बड़े जंगल और कोरल रीफ्स इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। एजिंग पॉपुलेशन का मतलब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, 60+ जो लोग होते हैं उनको हम एजिंग पॉपुलेशन कहते हैं। एंड एजिंग पॉपुलेशन से हेल्थ केयर और पेंशन सिस्टम पर काफ़ी दबाव बढ़ता है। एंड डू रिमेंबर कि जापान जो कंट्री है, यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे तेज़ी से बढ़ती एजिंग पॉपुलेशन मौजूद है, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या था? बी ऑप्शन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। थोड़ी सी लोकेशन अगर हम देखें तो सपोज ये इंडिया का सदर्न हिस्सा है, और आप यहाँ पर देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है और आपका अरेबियन सी यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल में आपका कुछ यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, ठीक है। अरेबियन सी में हमारा कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप आइलैंड है। और लक्षद्वीप के साउथ में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मालदीव्स कंट्री देखने को मिलेगी, और इंडिया के ऐसे सदर्न हिस्से में श्रीलंका कंट्री लोकेटेड है। तो आपको थोड़ा सा मोटा मोटा बस इस तरह से पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर थोड़े से रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस के क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने इनको पहले पढ़ रखे हैं, बट यहाँ पर हम दोबारा से इनको रिवाइज कर रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2025 इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट कौन देता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2025? इसमें इंडिया की रैंक है 23rd। विच स्टेट्स हैव द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ ए कैटेगरी पंचायत एज पर द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स ऑफ 2.0? तो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ए कैटेगरी पंचायत्स कहाँ से सामने आई हैं? त्रिपुरा एंड केरला से। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट, विच स्टेट शोड द हाईएस्ट राइज इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया शेयर? द स्टेट इज उत्तराखंड। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2026? ये रिपोर्ट दी है वर्ल्ड बैंक ने। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द 4th एडिशन ऑफ द ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25? ये रिपोर्ट किसने दी है? द करेक्ट आंसर इज नीति आयोग। द रिपोर्ट इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ डिजिटल इंक्लूजन इन इंडिया वॉज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये रिपोर्ट दी है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Jal Ganga Samvardhan Abhiyan, which has recently gained international attention, is an initiative of which Indian state? जल गंगा संवर्धन अभियान कौन से स्टेट का है? द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश का एक बहुत ही फेमस इनिशिएटिव है, एंड ये एक तरीका फ्लैगशिप वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव है मध्य प्रदेश का। इस कैंपेन ने रिसेंटली इंटरनेशनल रिकॉग्निशन क्योंकि अचीव किया है एज अ सक्सेसफुल मॉडल ऑफ वाटर कंजर्वेशन, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में आ गया फिर से। एंड ड्यूरिंग द सदनिरा समागम जो कि भोपाल में ऑर्गेनाइज किया गया था, डिप्लोमैट्स बहुत सारी कंट्रीज से आए थे इसमें पार्टिसिपेट करने। इन्होंने इस कैंपेन को अप्रिशिएट किया एंड अपना इंटरेस्ट दिखाया इन अडॉप्टिंग द सिमिलर मॉडल। तो इसका फोकस क्या है? रिवर्स, पॉन्ड्स एंड ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज के वाटर का रेजुवनेशन कराना। एंड इस इनिशिएटिव के थ्रू सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को प्रमोट किया जाता है एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो जल गंगा संवर्धन अभियान जो है वो मध्य प्रदेश स्टेट का एक कैंपेन है, और न्यूज़ में अगेन क्यों आ गया है? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल डिप्लोमैट्स थे उन्होंने इस अभियान की काफ़ी तारीफ की है, ओके। तो हम कह सकते हैं कि ये एक वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव है। वाटर कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? पानी की बचत और उसका रिस्पॉन्सिबल यूज़। एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत ही फेमस वाटर कंजर्वेशन टेक्निक है। एनवायरनमेंट को अगर आप प्रॉपर्ली कंजर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए वाटर को कंजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन, दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में रिसेंटली चीता आंदोलन भी हो रहे थे। चीता आंदोलन के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है ना, उसकी वजह से जो लोग डिस्प्लेस हुए थे वो एक तरह से अपोजिशन के तौर पर चीता आंदोलन यहाँ पर कर रहे थे। तो डू रिमेंबर कि चीता आंदोलन कौन से स्टेट में किया गया है? मध्य प्रदेश में। एंड मध्य प्रदेश वॉज अगेन इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। जो हम बोत्सवाना से चीते लेकर आए हैं वो हमने इसी नेशनल पार्क में रखे हैं, तो इस वजह से ये नेशनल पार्क भी हमेशा ही न्यूज़ में रहता है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मध्य प्रदेश रोलिंग बजट को अपनाने वाला इंडिया का पहला स्टेट बना था, ठीक है। तो ये 3 फैक्ट्स मध्य प्रदेश के बारे में याद रखिएगा। मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन नाउ। Which state has become the 36th state or union territory to implement आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना?
36 नंबर का स्टेट या यूनियन टेरिटरी हमारा कौन सा है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? ये स्टेट है हमारा वेस्ट बंगाल। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी साइन हो गया है बिटवीन द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। टॉकिंग अबाउट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है जिसको सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। अभी अगर हम बात करें तो 1.24 करोड़ फैमिलीज हैं वेस्ट बंगाल की जो कि फ़ायदा जिनको पहुंचने वाला है इस स्कीम की हेल्प से। एंड इस स्कीम में कैशलेस, पेपरलेस और पोर्टेबल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो 36 स्टेट या यूनियन टेरिटरी कौन सा बना टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? ये स्टेट है वेस्ट बंगाल। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, वेस्ट बंगाल की यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ की कैपिटल क्या है? कोलकाता। एंड इसे हम कल्चरल कैपिटल भी कहते हैं। वेस्ट बंगाल इंडिया का 7वां सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य भी है एंड ये राज्य सबसे ज़्यादा सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस है। ओके, ना यहाँ पर वेस्ट बंगाल के बारे में थोड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। सबसे पहले रिसेंटली यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने हैं कौन? मिस्टर शुवेंदु अधिकारी। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? ममता बनर्जी को। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में अब एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है और ये पीएम श्री स्कीम को अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 33rd स्टेट बन गया है जिन्होंने अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में नेवा यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को इंप्लीमेंट करने का डिसीजन लिया है। ठीक है, तो ऐसा करने वाला ये 33वां स्टेट बना है पूरे इंडिया का। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स ध्यान में रखिएगा रिगार्डिंग वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर चलिए हम थोड़े से नेशनल करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। The state government launched the artificial intelligence policy in April 2026. AI पॉलिसी को लॉन्च किया था महाराष्ट्र ने। Which state or the union territory has launched the CM Shri Schools as India's first AI-driven comprehensive education model? ये लॉन्च किया था दिल्ली ने। म्यूगा सिल्क इज नोन एज गोल्डन सिल्क ऑफ विच इंडियन स्टेट? म्यूगा सिल्क को असम का गोल्डन सिल्क कहा जाता है एंड रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको इटली के प्राइम मिनिस्टर को जो कि हैं जॉर्जिया जी, इनको गिफ्ट किया था। ओके, रिसेंटली वेयर वॉज द राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल इनॉग्रेटेड इन उत्तर प्रदेश? इसका इनॉग्रेशन हुआ यहाँ की कैपिटल लखनऊ में। विच डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट? चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली बन गया है बलोद डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। Which state has become the first in India to implement the easy registry system to make land registration simple, fast and transparent? तो फर्स्ट स्टेट इंडिया का जिसने इम्प्लीमेंट किया है इजी रजिस्ट्री सिस्टम ये है पंजाब। किस लिए? लैंड रजिस्ट्रेशन को सिंपल, फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। लास्ट है द राजमार्ग प्रवेश पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ये पोर्टल डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इसके मिनिस्टर हमारे कौन है? तो हमारे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं मिनिस्टर्स के नाम ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है इन जून 2026 अ न्यू रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? एक नया आरएमसी हाल ही में इनॉग्रेट हो गया है उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। तो रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अलॉन्ग विथ यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी। एंड इससे होगा क्या? ये वेदर फोरकास्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उत्तर प्रदेश के लिए, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि उत्तराखंड और जो भी आसपास के इलाके हैं उनके लिए। एंड इसका पर्पस क्या है? वेदर मॉनिटरिंग को इम्प्रूव करना, फोरकास्टिंग बेहतर बनाना, डिजास्टर वार्निंग इंट्रोड्यूस करना, एग्रीकल्चर एडवाइजरीज लाना एंड एविएशन सर्विसेज को बेहतर करना। ठीक है, तो अंडर मिशन मौसम इंडिया का डॉपलर वेदर रेडार नेटवर्क एक्सपैंड हो गया है फ्रॉम 17 रेडार्स इन 2014 टू नाउ 50 रेडार्स करेंटली इन 2026 और यहाँ पर 50 और रेडार्स ऐसे प्लान किए गए हैं। ठीक है, तो डू रिमेंबर ये नया रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर रिसेंटली इनॉग्रेट हो गया उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये जो रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स होते हैं ना, ये इंडिया में जो वेदर है उसकी फोरकास्टिंग के लिए रीजनल ऑफिसेस कहलाते हैं। इनका मेन काम क्या होता है? वेदर का डेटा कलेक्शन और एनालिसिस करना। इंडिया में जो मौसम विभाग आरएमसीज के जरिए एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग देते हैं। ठीक है, टॉकिंग अबाउट हियर डॉपलर वेदर रेडार, यहाँ पे हमने बात करी डॉपलर वेदर रेडार नेटवर्क की।
तो डॉपलर वेदर रेडार ये पता करता है कि बारिश या तूफान की गति और दिशा क्या हो सकती है। डॉपलर इफेक्ट की मदद से ये रेडार मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेजर करता है और इंडिया का पहला डॉपलर वेदर रेडार 2005 में इंस्टॉल किया गया था। ठीक है, मिशन मौसम के बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। मिशन मौसम इंडियन गवर्नमेंट का वेदर से जुड़ा हुआ एक नेशनल इनिशिएटिव है। इसका मेन पर्पस क्या था, इंडिया में एक्यूरेट क्लाइमेट और वेदर डेटा मिशन को बढ़ाना। एंड मिशन मौसम का फोकस था डिजास्टर वार्निंग सिस्टम और क्लाइमेट रिसर्च डिस्कस करना। ठीक है, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज लखनऊ। ओके, मूविंग टू 6th क्वेश्चन नाउ। वर्ल्ड पेस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? वर्ल्ड पेस्ट डे हम कब बनाते हैं पूरे साल में? द करेक्ट आंसर ईयर इज 6 जून। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। वर्ल्ड पेस्ट डे 6 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। पर्पस क्या है? इस दिन हम बात करते हैं कि पेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री का क्या रोल है पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने में, फूड सेफ्टी को इंश्योर करने में एंड एनवायरनमेंट के लिए। और इस साल हमारी 10th एनिवर्सरी थी वर्ल्ड पेस्ट डे की। ठीक है, थीम क्या रखी हमने इस साल? थीम रखी डिफेंडिंग हेल्थ अक्रॉस द बॉर्डर्स द ग्लोबल पावर ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट। ये हमारी थीम थी इस साल की। ठीक है, तो वर्ल्ड पेस्ट डे हर साल हम 6 जून को सेलिब्रेट करते हैं। डू रिमेंबर इट। पेस्ट मैनेजमेंट का काम है पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल मेथड होता है। पेस्टिसाइड्स आमतौर पर पेस्ट की संख्या को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, पेस्ट जैसे मॉस्किटोज वगैरह कई डिजीजेज भी फैलाते हैं लाइक मलेरिया। एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक हेल्थ इश्यूज पर ग्लोबल गाइडलाइंस को प्रोवाइड करते हैं। सैनिटेशन और हाइजीन पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ओके, सो 6 जून यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 5 जून को हमारा होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, और अगर हम आगे चलें 8 जून को, तो 2 इंपॉर्टेंट डेज हमारे होते हैं। पहला हो गया वर्ल्ड ओशंस डे। हम लोग बात करते हैं ओशन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बायोडाइवर्सिटी में। दूसरी इंपॉर्टेंट डे कौन सी होती है? वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, जो हम 8 जून को ही ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम डेज एंड थीम्स के क्वेश्चंस कुछ रिवाइज कर लेते हैं इसी के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 10th सेशन ऑफ एपडिम मींस एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिजास्टर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हेल्ड? ये इवेंट कहाँ पर हुआ? द आंसर इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है, भारत डिजिटल संवाद वाज लॉन्च्ड इन विच सिटी? ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? न्यू दिल्ली में। यूनिसेफ फाउंडेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एवरी ईयर? हर साल हम इसको 11 दिसंबर को मनाते हैं। नेशनल एंटी टेररिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? द आंसर इज 21 मई। वेयर वॉज द फर्स्ट ब्रिक्स हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2026 हेल्ड? ये कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। डू रिमेंबर, इस साल ब्रिक्स के लिए प्रेसिडेंट है इंडिया। लास्ट ईयर इसको किस कंट्री ने होस्ट किया था? तो ब्राजील ने। ठीक है, नेशनल मैथमेटिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? आंसर इज 22 दिसंबर। विच स्टेट्स आर द थीम स्टेट्स फॉर सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2026? थीम स्टेट्स थे उत्तर प्रदेश एंड मेघालय इस इवेंट के लिए। ठीक है, कमिंग टू 7th क्वेश्चन नाउ। According to recent report, what is the position of India globally in stock market valuation? Stock market valuation में इंडिया की पोजीशन क्या है? The correct answer is D option, that is 7th. ठीक है, तो इंडिया 7th पोजीशन पर पहुंच गया है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन। इसी के साथ साउथ कोरिया ने इंडिया को ओवरटेक कर लिया है। इंडिया की जो करंट स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, वो कितनी है? $4.9 ट्रिलियन। साउथ कोरिया और ताइवान की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है। पिछले 2 सालों में अगर हम देखें तो इंडिया 3 प्लेसेस नीचे गिर चुका है। हांगकांग, ताइवान और साउथ कोरिया ने मिलकर इंडिया को सरपास किया है। एंड रीजंस क्या बताए गए हैं? लाइक कॉन्टिन्यूअस फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग सिंस सितंबर 2024 एंड म्यूटेड कॉर्पोरेट अर्निंग्स। इसके अलावा स्लो प्रोग्रेस देखा गया एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में। करेंटली अगर हम बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन कंट्री कौन सी है? दिस इज द कंट्री यूएस। ठीक है, तो एज पर द रिसेंट रिपोर्ट इंडिया की रैंक है 7th इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन। क्या मतलब होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन का? इसका मतलब है कंपनी का कुल मार्केट वैल्यू कितना है, कितना होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? शेयर्स यानी नंबर ऑफ शेयर्स आपके कितने हैं प्लस करेंट प्राइस यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। मतलब इसका फॉर्मूला क्या है? करेंट प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। दुनिया की लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन यूएसए के पास है। ठीक है, एंड स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन बढ़ने से इकोनॉमी का कॉन्फिडेंस सिग्नल भी बढ़ता है। ठीक है, इंडिया के स्टॉक मार्केट की बात करेंगे तो इंडिया की कुछ फेमस स्टॉक एक्सचेंजेस हैं लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि फॉर्म हुई थी 1875 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी है और ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसको हमने 1992 में फॉर्म किया था। एंड भारत में सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज की मार्केट परफॉर्मेंस को दर्शाता है। ठीक है, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज 7th।
Moving to 8th question now. Which country topped the medal tally at the World Yogasan Championship 2026? Very important question. मैंने आपको अभी कुछ दिनों पहले बताया था कि जो फर्स्ट एडिशन है वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप का वो कहाँ पर हो रहा है, अहमदाबाद में, ठीक है। कब बनाते हैं हम इंटरनेशनल लेवल का योगा डे? 21 जून को, ठीक है। तो पहली बार हम वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कर रहे थे एंड इसमें अगर हम देखेंगे मेडल टैली तो इंडिया ने इसको टॉप किया। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एंड हमें टोटल मिले हैं यहाँ पर 114 मेडल्स और इसी के साथ हमें इसमें से 102 गोल्ड मेडल्स भी रिसीव हुए हैं। चैंपियनशिप में 522 एथलीट्स को फीचर किया गया फ्रॉम 79 कंट्रीज। जापान की रैंक यहाँ पर सेकेंड थी एंड अर्जेंटीना ने थर्ड प्लेस को एक्वायर किया है। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है योगासन भारत ने इन एसोसिएशन विद वर्ल्ड योगासन एंड द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। तो कौन सी कंट्री है जिसने टॉप किया मेडल टैली को? द आंसर इज इंडिया। वेन्यू याद रखिएगा, ये इवेंट कहाँ पर हुआ है, तो आंसर है अहमदाबाद में। योगासन का मतलब होता है बेसिकली योगा पोस्चर्स जो बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं। इंडिया में पतंजलि रामदेव बाबा ने योगा को पॉपुलराइज किया था एंड इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं? हर साल 21 जून को। ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। चलिए हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स थोड़े से देख लेते हैं इसी के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज Which country has been officially designated by the US as a major non-NATO ally in November 2025? ये country कौन सी थी? This is the country Saudi Arabia. The Border of Peace initiative was launched by which country? इसको launch किया था US ने। China Pakistan Economic Corridor is a flagship project of which initiative? The answer is BRI, Belt and Road Initiative. Where was India's first overseas Atal Innovation Center inaugurated? ये इंडिया का पहला overseas Atal Innovation Center है, इसका inauguration हुआ UAE के अबू धाबी में। Which country inaugurated the world's first solar thermal power station in the Gobi Desert in October 2025? This is the country China. Which United Nations body developed the Convention Against Cybercrime? इसको डेवलप किया है United Nations Office on Drugs and Crime ने। और लास्ट है द ड्यूरेंट लाइन दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज द इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्रीज? ड्यूरेंट लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर हमने सऊदी अरेबिया के बारे में बात की है। इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको याद में रखने हैं। पहली बात यह कि सऊदी अरब ने रिसेंटली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन कर लिया। इसी के साथ ये 26 नंबर का मेंबर नेशन बन गया IBCA में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सऊदी अरेबिया ने 2 लब्बैतुम अवार्ड्स रिसेंटली प्रेजेंट किए हैं इंडिया को हमारे हज कमिटमेंट के लिए, ठीक है। हमारी हज की जो टीम है उसको लब्बैतुम अवार्ड्स दिए हैं सऊदी अरेबिया ने, ओके। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। According to the SIPRI Yearbook of 2026, what is the rank of India in global military spending in 2025? इंडिया की रैंक क्या है in terms of global military spending 2025 में? The correct answer is C option, that is 5th, okay? तो इंडिया वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर बन चुका है। इंडिया की जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो कितनी है? $92.1 बिलियन। और अगर हम इनको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो 8.9% का इंक्रीमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एंड एज पर सिप्री इंडिया ने परचेस किए हैं लगभग 190 न्यूक्लियर वॉरहेड्स और पाकिस्तान का जो एस्टिमेटेड न्यूक्लियर आर्सेनल है वो कितना है? लगभग 170 वॉरहेड्स। फर्दर इस रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया का फोकस है लॉन्ग रेंज वेपन्स को डेवलप करने के ऊपर विच इज़ केपेबल ऑफ रीचिंग द टारगेट्स अक्रॉस चाइना वाइल ऑल्सो मेंटेनिंग द डेटरेंस अगेंस्ट द पाकिस्तान। ग्लोबली अगर हम देखेंगे तो US इज़ द लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर, देन इट इज़ फॉलोड बाय चाइना, रशिया, जर्मनी, ओके, एंड द 5th वन इज इंडिया, फाइन। एंड इस रिपोर्ट को पब्लिश किया सिप्री ने। फुल फॉर्म क्या है सिप्री का? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको फाउंड किया गया था 1966 में, ओके। तो डू रिमेंबर इंडिया की रैंक क्या है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग? तो हम 5th पोजीशन पर आते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्चा कौन सी कंट्री करती है अपनी मिलिट्री के ऊपर? दिस इज़ द कंट्री US, चाइना, रशिया, जर्मनी, इंडिया, ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग, ओके। टॉकिंग अबाउट सिप्री, तो 1966 में स्वीडन के स्टॉकहोम में ये फाउंड हुई थी। स्वीडन की इंस्टीट्यूट है एंड सिप्री ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर और आर्म्स ट्रेड पर डेटा प्रोवाइड करते हैं। इनकी रिपोर्ट्स पीस रिसर्च और कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ठीक है। एक चीज़ और हमने यहाँ पर बात करी न्यूक्लियर वॉरहेड्स की। तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स वो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस होते हैं ना जो न्यूक्लियर रिएक्शन से एनर्जी रिलीज करते हैं। इंडिया के पास लगभग 190 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जबकि पाकिस्तान के पास 170 हैं। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स में इंडिया और पाकिस्तान दोनों की प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, दैट इज 5th। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन नाउ। Kirtai 2 hydroelectric project is located in which state or the union territory? Kirtai 2 hydroelectric project कहाँ पर located है? So it lies in Jammu and Kashmir
एंड न्यूज़ में अगेन क्यों आ गया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हाल ही में रिवाइव किया गया है आफ्टर रिमेनिंग स्टार्ट फॉर सेवरल ईयर्स। बहुत सारे सालों से ये बंद पड़ा था, बट रिसेंटली इसको फिर से रिवाइव किया गया है। और ये 930 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है विच इज़ प्लान्ड ऑन द चिनाब रिवर। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर लोकेटेड है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। ये रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है एंड इसकी जो प्लान्ड रिजर्वायर कैपेसिटी है वो कितनी है, 51.26 मिलियन क्यूबिक मीटर्स। ठीक है, तो किरताई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है। न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि ये बहुत सालों से बंद पड़ा था, अगेन इसको फिर से रिवाइव किया गया है रिसेंटली। ओके, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात करेंगे। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पानी की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं टर्बाइंस के थ्रू, एंड ये एक रिन्यूएबल सोर्स है जो फॉसिल फ्यूल्स की जगह यूज़ किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कौन सा है, चाइना का 3 गॉर्जेस डैम। ठीक है, चिनाब रिवर की हमने बात की अगेन यहाँ पर। तो चिनाब रिवर हिमालय से निकलती है और जम्मू कश्मीर से गुजर कर फाइनली कहाँ जाती है, पंजाब में। ठीक है, एंड ये पंजाब के इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स का पार्ट है और एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चिनाब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब स्टेट्स में फ्लो करती है। फाइन, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए हम थोड़ी सी लोकेशंस चेक कर लेते हैं। पिछले दिनों जो भी चीज़ें न्यूज़ में आई उनकी लोकेशंस याद रखना ज़रूरी है। The first one is Grand Ethiopian Renaissance Dam, Africa's largest hydroelectric project, is built on which river? ये अफ्रीका का बहुत ही बड़ा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसको डेवलप किया गया है ऑन द ब्लू नाइल रिवर। लेक नेट्रन दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये लेक कहाँ पर है, तंजानिया में। ईस्टर आइलैंड दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच ओशन? ये लोकेटेड है पैसिफिक ओशन में। नेक्स्ट है कुराकाओ आइलैंड दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? आंसर है कैरिबियन सी। नेक्स्ट है रिनकन डीला वीजा वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये है कोस्टारिका में। म्यूना आइलैंड दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये आइलैंड है इंडोनेशिया का। माउंट कांगतो दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये हाईएस्ट पीक है अरुणाचल प्रदेश स्टेट की। ओके, अब ये सारी चीज़ें किसी न किसी वजह से न्यूज़ में आई होंगी और हमने पहले इनको डिटेल में डिस्कस भी किया है, बट यहाँ पर हम लोग इनको रिवीजन पर्पज से वन लाइनर फॉर्मेट में दोबारा से देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स, और लास्ट में हम रिवीजन करते हैं एक दिन पहले के क्वेश्चंस का। ऑलरेडी हमने जो पहले 10 क्वेश्चंस किए होते हैं ना, उनको हम यहाँ दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द नॉर्वे चेस टाइटल? इनका नाम क्या था, आर प्रज्ञानंद। हु बिकेम द थर्ड इंडियन वुमेन ऑफिसर टू रिसीव द यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड? थर्ड इंडियन वुमेन ऑफिसर जिनको ये ऑनर दिया गया, इनका नाम है मेजर अभिलाषा बराक। द सेकेंड एडिशन ऑफ मैंगो मैजिक फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? ये ऑर्गेनाइज किया गया यूएस में। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च इज फ्री राइड इनिशिएटिव टू एनहांस वुमेन सेफ्टी एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस? द आंसर इज तेलंगाना। विच कंट्री वन द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 टाइटल? ये टाइटल जीत लिया इंडिया ने। व्हेन इज द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? हर साल हम इसको 7 जून को मनाते हैं। विच स्टेट लॉन्च द हॉक विच इज इंडियाज फर्स्ट जुडिशरी इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ ऑफेंस मैनेजमेंट सिस्टम? ये रिसेंटली केरला ने लॉन्च कर दिया। द फर्स्ट एवर शिपमेंट ऑफ बोटानिकल इन्फ्यूज्ड मिलेट फंक्शनल फूड्स फ्रॉम कर्नाटका वॉज एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री? ये रिसेंटली हमने कर्नाटका से न्यूजीलैंड तक भिजवाया है। Which Indian player won the 2026 Women's Asian Individual Chess Championship? The answer here is Savita Srivastava. और लास्ट क्वेश्चन था, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स आर अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के लिए। ठीक है, तो ये हमारे कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारे कल के लेक्चर को रेफर कर सकते हैं, और हमने कल इन क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की थी। ओके, बाकी चलिए फिर आज यहीं तक अपना सेशन रखते हैं। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इन केस यू फाइंड इट यूजफुल तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एज वेल। एंड बिफोर वाइंडिंग अप लेट मी टेल यू दैट दीज क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ अवर डेली 20 MCQs क्विज सीरीज इन जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो आप प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद आपको डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे अलॉन्ग विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो सकेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स वी विल मीट अगेन टुमारो in the next lecture. Till then, stay tuned. Thank you so much for watching. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel.